स्टार्ट। लीनियर रिग्रेशंस में क्या होता है ना कि आपका इक्वेशंस होगी, जैसे मैंने बताया था कल। लीनियर या फिर नहीं था ना हमारे पास, स्लोप लाइन, लाइन इक्वेशंस, ग्रेडियंट इक्वेशंस। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जितने भी बेसिक टॉपिक्स है ना वो कवर कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ कि किनका क्या मीनिंग है, किसको पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप किसको बोलते हैं। अगर डिक्लाइन है तो उसको नेगेटिव स्लोप बोलेंगे, अगर इंक्लाइन है तो पॉजिटिव। और अगर क्या है कि आपका शेप सेम है तो उसको बोलते हैं जीरो, या फिर आप क्या बोलते हैं न्यूट्रल। स्ट्रेट अक्रॉस मतलब आपका जो भी लाइन है वो क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, मतलब कि हमारा वाई एक्सिस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। स्ट्रेट अप एंड डाउन, राइज, ये हमने किया था कि अगर आप क्या करते हो स्लोप को ऊपर नीचे करते हो तो उसके बेसिस पे क्या होता है, आपका इक्वेशन चेंज होता है। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन का इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है बता सकते हो, मैंने बताया था। लाइन का मतलब हो गया कि एटलीस्ट एक लाइन क्रिएट करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए। अगर सिंगल पॉइंट रहेगा तो नहीं कर पाएंगे ना। इस लाइन से हम लोग कहीं पे भी ले जा सकते हैं बट उसका डायरेक्शंस आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपको डायरेक्शंस के साथ देखना है तो आप क्या करोगे, एटलीस्ट दो पॉइंट्स लोगे। कि अगर आपको एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ है तो इसका डायरेक्शंस फिक्स होगा हमेशा। तब इससे क्या होता है कि आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। तो ये हमारा इक्वेशंस बोलता है कि अगर आप लाइन इक्वेशंस यूज कर रहे हो, वो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो आपका जब भी स्ट्रेट लाइन होगा तो उसके लिए एटलीस्ट दो डेटा पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। डेटा पॉइंट्स कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट्स में। मान लो हमारे पास क्या है, इसमें होगा तो देखते हैं कोऑर्डिनेट्स, ये है ना। हम्म कि आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे क्या था, कोऑर्डिनेट्स थे। तो कोऑर्डिनेट्स जब भी होगा ना आपके पास तो दो वैल्यूज होंगे, ये दिख रहा है। तो मान लो आपने क्या किया, 12 और एक 2/2 का कर लेते हैं। तो एटलीस्ट टू पॉइंट्स चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट। ये आपका कोऑर्डिनेट्स है, पहला कोऑर्डिनेट 2x चले, फिर यहाँ से कितना 2y चले, तब ये पॉइंट्स हमें मिलता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करें, 12/7 मतलब जब x एक्सिस पे क्या करें 12 पॉइंट्स चले 12 यूनिट्स, और यहाँ से फिर क्या लेना 7 यूनिट्स, मतलब y एक्सिस पे। देन ये आपका पॉइंट। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, 3D प्लेन होगा। 3D में क्या होता है, जेड भी होता है। जैसे अगर मुझे इस बोतल के पास पहुंचना है तो क्या क्या कौन कौन से एक्सिस में अगर कॉर्नर से पहुंचना होगा, 0 0 से, क्योंकि हर एक जगह पे हम इनिशियल पॉइंट लेके चलते हैं ना, ओरिजिन। मान लीजिए हमारा क्या है, कॉर्नर ओरिजिन है, तो इस बोतल के पास आने के लिए हमें क्या क्या डायरेक्शन लेनी है। इसी तरीके से एक्स वाई और जेड में पहले क्या करोगे आप, वहां से थोड़ा सा आप आओगे, देन वहां से फिर क्या होगा, जब यहाँ तक आओगे, ये पहला हम लोग दूसरे क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा सा नीचे से आओगे, देन ऊपर, फिर क्या करोगे आप स्पेस में जाओगे। इस मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट। हमेशा तीन कोऑर्डिनेट्स रियल वर्ल्ड में जब भी कोई भी चीज यूज करते हैं वो 3D। 3D मतलब एक्स भी होगा, वाई भी होगा, और देन फिर इधर आओगे तो जेड भी। तो यहाँ क्या हो गया, तीन कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अगर हम लोग लाइन इक्वेशन चले गए तो हमारा क्या हो गया, लाइन इक्वेशन 2D पे होता है, एक्स और वाई का। 3D में जब भी बात करेंगे तो हमेशा क्या बात होता है, प्लेन की बात। प्लेन क्या होता है, जिसका आपके पास क्या है, ये आपका रूम है, तो आप किसी भी एक एक्सिस को दिखाना चाहोगे ना तो हमेशा प्लेन के फॉर्म में दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पे विजुअल्स होगा। हाँ, प्लेन, तो ये दिख रहा है। तो जब भी आप बात करते हो प्लेन पर, मतलब आप क्या करते हो, क्या पूरा एक स्पेस पर बात करते हो। ये में लाइन निकालते हैं, मतलब आप लाइन दिखाते हो, और 3D में क्या होता है कि एक पूरा प्लेन निकालते हैं। इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारा इसी प्लेन में होगा। तो जो लाइन का इक्वेशन रहेगा ना वही प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा। कोई चीज डिफरेंस नहीं है, बस एक्सिस का डिफरेंट होगा।
इसमें जो भी आप वैल्यूज निकालोगे वो 3D में निकलेगा, और 3D में जो भी वैल्यूज निकलते हैं वो प्लेन में निकलते हैं। 2D का देख रहे हैं, मिनिमम में 2 पॉइंट्स चाहिए 2D में, और उसका लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस बी या फिर mx प्लस सी जो भी बोलते हैं, इसको और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं कि अब आप जाओगे आगे जाके देखोगे ना। इसी को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, आपको किसी को बोलते हैं, हम टू थीटा जीरो थीटा वन और एक्स प्लस डब्ल्यू। जब क्या करना थीटा के फॉर्म में इसी तरीके से क्या होता है, जब आपके पास एक्स एफ वाई टू ठीक है, इसी इक्वेशन को अलग अलग करते हैं, अलग अलग तरीके से ये लिखते हैं जब हम लोग मैथमेटिकली सारी चीजें कैलकुलेट, ये जब हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे वो, और ये जब हम लोग डीप लर्निंग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट सेम होगा, सारी चीज सेम होंगी, बस क्या है वर्ड्स अलग अलग है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा आगे। तो वहाँ पे क्या समझो सेम लाइन इक्वेशन। देन मैंने एक एग्जांपल कि मान लो आपके पास क्या है कि आपका एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस की बेस पे आपकी सैलरी क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है क्या हो सकता है। तो आप क्या करोगे कि मान लो ये 3 2 1 और 1 0 3 इयर्स का 7 और 6 4/2 इसका भी जाएगा 8, इसका मान लो 4 और इसका 3। इस तरीके से क्या है कि हमारे पास ये गिवन है। अब किसी ने बोल दिया कि किसी बंदे का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए या फिर कितनी होनी चाहिए, वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हो, अगर आपको अप्रोक्स पूछेंगे तो क्या हो सकता है बता सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स का क्या आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो कितनी सैलरी हो सकती है, एक से ज्यादा हो। ये आप यहाँ पे देखोगे कि 2 इयर्स का तो 6 है, 3 इयर्स का 7 है, तो 4 इयर्स का 8 है, 5 इयर्स का अप्रोक्स 9 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करें, कुछ ना कुछ पैटर्न देख के फाइंड करें। तीन चीज क्या होता है कि आप एक इक्वेशन लाइन पे मान लीजिए सारे पॉइंट्स को क्या करना है, एक्स मतलब जो भी आपकी वैल्यूज, तो इक्वेशन पे निकाल देते हैं आपका इस ब्लॉक में यहीं पे निकालते हैं कि मान लो हमारा क्या था 3/7 का, ये हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे होगा, और 7 हमारा यहाँ। एक पॉइंट इसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग 2/6 का कर रहे हैं, ये हमारा 2 है, ये हमारा 6, ये हमारा 2/6 का हो गया। देन 4/8 है, तो हमारा भी 4 है, ये क्या है 8। जैसे तरीके से 1/4 है, ये हमारा अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होगा, और डेंसिटी का 0 और 3 है, ये हमारा 0 है, और यहाँ पे क्या है, ये है। तीन क्या कर रहे हो, देन हमने बोला कि जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होगा क्या सैलरी होगी, तो यहाँ पे हमने क्या किया एक्स की वैल्यू 5 रखा, तो उसकी सैलरी किसके आसपास कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारा क्या है 9 के आसपास, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि हम लोग वहां पे रखना चाहिए, हम लोग एजम्पशंस करके पैटर्न फाइंड किए। लेकिन यही पैटर्न देखोगे ना, जब इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तब देखोगे ऑटोमेटिकली ये पॉइंट्स अपने आप मिलता है, ठीक है। मतलब कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स थे, अब आपको इसके बेसिस पे सारे के प्रेडिक्ट करना है कि इसी लाइन के आसपास है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मॉडल बन जाएगा कि अब आपको क्या करना है कि अब आपने किसी ने 10 बोल दिया तो आप इजिली क्या कर सकते हो, इस लाइन का इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो एक्स की, और ये क्या निकलेगा वैल्यू। इसमें हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी है, तो हमें एक्स गिवन नंबर, हमें क्या फाइंड करना होगा एम, अननोन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो मान लो ये हमारा पहला क्या हो गया डेटा हो गया, ये डेटा पॉइंट्स 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सी होता है, तो इक्वेशंस में क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है डेटा गिवन है। वाई की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में 7 इक्वल टू एम नहीं पता है तो एम हमने लिखा, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और सी हमें नहीं, इस तरीके से लिखेंगे। तो दूसरा हमारे पास क्या है 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू 2m प्लस 3,
इसी तरीके से क्या करेंगे, सबका क्वेश्चन बनेगा। हमें पता होता है कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अननोन वैल्यूज है, तो मिनिमम कितने क्वेश्चन चाहिए, 2 चाहिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसके बेस पे वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारा सी क्या होगा, -1, ये हमारा क्या बनेगा, ये माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इसे सी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और क्या होगा, 7 - 6 1 बचेगा, ये 2m - 3m कितना बचेगा, 1 बचेगा। m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। तो हम लोग को पता चलिए कि जो m की वैल्यू है यहाँ पे 1 हो सकता है, और दूसरा सी की वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे और सी की वैल्यू निकल जाएगा, फिर ये जाएगा 4, हमारा कितना आ गया, सी की वैल्यू 4 आ गया ना, तो ये हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से हमारे पास 5 है, तो 5 इक्वेशंस बनेंगे, और हर एक का क्या करोगे आप, सी को सर क्या लिखते हैं, सी जो इंटरसेप्ट जो आपको y एक्सिस में कट कर रहा है ना ये पॉइंट, वही हमारा क्या होगा, सी होगा। तो m क्या होगा, m जो इसका स्लोप है ना, कि वो कितना इंक्लाइन और डिक्लाइन कर रहा है, स्लोप हमारा 1 के आसपास है, और हमारा सी क्या आ गया, 4। अब इसके बेस पे क्या करोगे, जो हमारा इक्वेशंस बनेगा अननोन के लिए, y = 1 x प्लस सी की वैल्यू कितनी, 4। अब आप इसमें क्या करोगे, x की वैल्यू जितनी भी पुट करोगे y आपको प्रेडिक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने कितना लिया था, 5 लिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 5 करेंगे, तो y = 1 × 5 + 4 कितना आ गया, 9। तो आपको ये मिल गया। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप क्या करते हो, इसके बेस पे इक्वेशन पैटर्न फाइंड करते हो, और ये पैटर्न हमारा इक्वेशन बना, यहाँ पे बना है ना। अब इस इक्वेशन के बेस पे कोई भी x की वैल्यू करोगे तो ये क्या करेगा, फाइंड कर देगा। तो यही हमारा पहला बंसी लर्निंग का मोड, इसको लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। ये समझ में आया, मतलब हम ग्राफ के फॉर्म हाँ। ग्राफ ग्राफ कैसे बना है, इक्वेशन से ही बनता है, क्योंकि इसी को सॉल्व कर रहे हो तो इसी के कर डेटा पॉइंट्स पहले हमने डेटा को रखा, फिर इसके बेसिस पे क्या करें इक्वेशन। तो ये हमारा एक लाइन बना, तो ये जो लाइन बना ना उसका इक्वेशन से हमारा होता है लाइन। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना होगा, m और c। तो m और c जितना अच्छा होगा हमारा लाइन क्या होगा, उतने अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर m और c की वैल्यूज क्या होती है, मान लो कि यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप है ना इसे बोलते हैं m। अगर m की वैल्यूज आपका क्या है, सही नहीं आ रहा है, लाइन क्या होगा, सही नहीं आएगा। चलिए आपने 5 का कहाँ से दे दिया, 5 ये तो क्वेश्चन मार्क है कि हमने बोला था कि अगर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी क्या हो सकती है, तो वो हमने यहाँ पे निकाला। तो अब क्या करें कि हमें एम और सी अगर इस लाइन को यहाँ पे लेके जाओ फिर क्या होगा, ये हमारा एम की वैल्यूज बनाया जाएगा, सी की वैल्यू रखो 4 के आसपास। तो लोग इसको क्या कर सकते हो, क्रॉस करके से देख सकते y हो। is equal to 1 कहाँ पे, is equal to 5 कहाँ पे, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व किया था, ये हमने क्या किया था, ये इक्वेशन सॉल्व किया, तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व तो दोनों इक्वेशन बनाए थे इसको सॉल्व किया। ये यहाँ पर y is equal to 1 लास्ट में ये थर्ड। हाँ ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि हमारे पास एम और सी की वैल्यू बन गई, तो इसका नया इक्वेशन क्या बनेगा, y = 1 m सॉरी x होगा, यहाँ पे क्या होगा x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4। तो यही हमारा क्या हो गया इस लाइन के लिए इक्वेशन। अब आपको क्या करना होगा, दोबारा ये सारी चीजें डेटा को रीड करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ सिंगल वैल्यू पुट करोगे और वो आपको आंसर दे देगा, जो हम लोग मशीन लर्निंग में करते हैं। सिर्फ इनपुट देते हैं वो आउटपुट दे देते हैं, क्यों? क्योंकि ये पैटर्न कहाँ से मिला, 1 और 4 की वैल्यूज इस पूरे डेटा से मिला है, जहाँ से वो फाइंड जैसे अगर आपने 2 इंडिविजुअल ले आया कितने नंबर की दे सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 लिया है क्योंकि 2 इक्वेशन सॉल्व करके एमएलसी की मिली, लेकिन ये क्या होगा हर एक इक्वेशन के लिए सही नहीं है। कि मान लो ये दोनों के लिए फिट हो गया, आगे जाके सॉल्व करो तो ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा कि जितना एम और सी निकलेगा, मान लो हमारे पास कितने इक्वेशंस बनते हैं, 1 2 3 4 5 5 मतलब इसमें 3 एम निकलते हैं, आपका 3 एम और 3 सी निकलते हैं। तो क्या करते हैं उसका एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज क्या होता है उसमें आ जाता है कि चलो कि 100% एक्यूरेसी नहीं बताता लेकिन 90 80% बता देता है। तो उसका क्या करते हैं 3 एम में, मान लो कि एक बार एम आया 1, दूसरे बार में आया 3 और चौथे बार में आया 2, तो क्या करते हैं हम लोग उसका एवरेज ले लेते हैं। कि हम लोग कौन सा एम ले डिसाइड तो नहीं कर पा रहे ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस्ट कौन सा होता है, फिर तीनों का एवरेज, तीनों में से कोई भी चीज का एवरेज कितना होता है 448 8/3, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट और 2.6 आएगा।
तो जब हम लोग m की वैल्यू लेते थे 2.6 रहता, तो मशीन लर्निंग क्या करता है, वही m और c फाइंड करता है कि बेस्ट पॉसिबल m और c कहाँ से मिल सकता है हाई। पहली बार हमने इनका दोनों का यूज करके बनाया, ये क्या करेंगे, इनका और इनका यूज करके बनाएगा, तो कुछ और वैल्यूज आएंगी, इनका और इनका यूज करके बनाएगा। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में क्या करेगा, m और c लेगा और उसका जो बेस्ट होगा कि वो m और c हर एक डेटा के लिए क्या परफेक्ट आना चाहिए। परफेक्ट कब आएगा, जब इसके प्रेडिक्शंस भी सही हो। मान लो हमने एक और डेटा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया, इनके पास क्या है, 5 9 तो नहीं मिला, 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका जो सैलरी है अभी भी 5 ईयर 5 है। अब बताओ ये इक्वेशंस में ये फुलफिल करेंगे तो आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब फिर क्या करना होगा, इस तरीके से हमारे पास 1000 डेटा होंगे, तो उसमें से बेस्ट कैसे होगा, तो वो क्या करेगा, सब चीज का एवरेज देगा कि हाँ कुछ ऐसे भी है जिसका एवरेज इतना भी आ सकता है, उसी के क्या करके हम लोग स्लोप निकालते हैं, उसी की वैल्यूज। तो एम और सी हमारा बेस्ट है, लेकिन हमें इसी को फाइंड करना है, और इसी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मेथड यूज करते हैं, और वही हमारा अलग अलग लर्निंग। मतलब ज्यादा मेमोरी होती तो एक बार में उसी को हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट होते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है ना, कि बार बार हर एक कॉम्बिनेशन चेक करता है कि वो क्या करेगा, और वो कैसे चेक करेगा, तो मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये रियल आउटपुट है और एक हमारा हुआ प्रिडिक्टेड, इसको बोलते हैं वाई प्रिडिक्टेड। तो मान लो कि ये इक्वेशन में हमने रखा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, केवल आएगी इक्वेशन के बेस पे, फिर इसी तरीके से इसकी कितनी आ गई 6, क्योंकि हमने क्या रखा 2 और प्लस 4 6 आएगा। तो मान लो यहाँ पे क्या है ना, कि हम लोग यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे एक्चुअल में 5 था, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ये इसका 8 आ रहा है, इसका कितना आएगा 1, और इसका 4 है, 4 प्लस 4 कितना है 8 आएगा। नहीं, ये तो वाई है ना, तो हम लोग 1 इसका एक्स की वैल्यू रखते हैं ना, ये हमारा एक्स है ना, तो ये हमारा 1 इंटू 1 और 4 कितना होगा, ये हमारा 5 आएगा। 6 क्या बोला, इसी तरीके से हमारा क्या होगा, अगर 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, इसको 5 है, तो 6 इंटू 1 6 होगा, प्लस 4 कितना हो गया 10 लेकिन आगे कितना रहा 5। देन 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो कितना होगा एटलीस्ट 4 होना चाहिए। ये दिख रहा है, तो ये हमारा क्या था, रियल वर्ल्ड से कलेक्ट किया, और ये क्या है कि हमने इक्वेशंस बनाया और उसके बेस पे हमारा रिजल्ट। अब इसमें हम लोग देखेंगे एरर, एरर कितना दिखा है, एरर कैसे निकालेंगे, एक्चुअल कि जो हमारा प्रेडिक्टेड है और जो हमारा एक्चुअल है वो दोनों माइनस करोगे, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, दोनों डिफरेंस कितना का 7 माइनस 7 0, ये 6 है, तो इसको 6 से लेना, ये इक्वेशन के बेस में आ रहा है, ये हमारा क्या है 6 है, तो ये 6 तो ये भी 0, ये भी हमारा क्या हो गया 0, ये 4 है 5 है कितना है 1 आ गया, ये क्या आ गया 5 आ गया, ये भी क्या आ गया 1 आ गया, वाई एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, माइनस 1 अच्छा प्लस 1 ना, उसको सर वाई माइनस प्रेडिक्टेड वाई है ना, तो ये हमारा वाई है और ये माइनस माइनस प्लस होता, तो हमारा क्या था -1, हमारा -1, ये भी -1 होगा और ये भी -1, ये हमारा -5, मान लो ये क्या है माइनस वाले। अब ये क्या हो गया कि टोटल ये हमारा एरर हो गया हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए। अब इसको क्या कर सकते हो, टोटल एरर कैसे निकालेंगे, और सम कर दो, सम करेंगे तो कितना आएगा 5 2 7 आएगा ना, -7 आएगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया एरर हो गया, समझे, इसी को हम बोलते हैं एरर। और ये एरर कितना होना चाहिए था, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। तो इसी एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, वैल्यूज पुट करते हैं इसका, ये मिनिमम कैसे हो सकता है। अब आप क्या चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन में, अगर हमें क्या करना होगा एरर को मिनिमम करना होगा, तो हम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, वाई हम नहीं कर सकते, एक्स हमारे जगह इसमें कोई चीजें नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है एम और सी का ना, इसी की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बार बार एम और सी की वैल्यू चेंज करते हैं, पहली बार 1 करके देखा और सी की वैल्यू 2 करके देखा, उसके बेस पे क्या आया एरर आया मान लो 7, जो भी आया। देन इसी तरीके से हमने एम की वैल्यू 2 कर दी और सी की वैल्यू 4 कर दी, फिर हमने देखा कि एरर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसी तरीके से क्या करते हैं मल्टीपल इटरेशंस करोगे कि जब तक हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल जाता। तो ऐसे कितने इटरेशन कर सकते हैं, ये भी तो मायने रखता है ना, ऐसे तो इन्फिनिटी चला जाएगा, क्योंकि नंबर्स क्या होते हैं इन्फिनिटी होते हैं, तो उसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं।
तो इसमें कोई पॉसिबल नहीं है, तो आपको बेस्ट मिल ही जाएगा एक ही बार। तो आप क्या करते हो, एक रेंज फिक्स करते हो कि जो हमारा एम की वैल्यूज क्या हो सकती है, 1 से 10 के बीच में लेंगे, और जो हमारा सी की वैल्यू है मान लो हमने 1 से इसको भी 20 तक लिया। अब इसके बीच में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आएगा वो काफी देते हैं, वही हमारा क्या होगा, फाइनल आउटपुट होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप वैल्यू रखोगे उतना ज्यादा ट्रेनिंग में टाइम वही फाइंड करने के लिए। अब इसमें से हम लोग ऑप्टिमल कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वहां पे फिर आपका आता है कैलकुलस। कैलकुलस का काम क्या होता है, कैलकुलस क्या करता है कि इसका एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में क्या होता है ना, कोई भी आप इक्वेशन उसमें पुट करते हो कि हमने ये इक्वेशन उसमें दिया, तो इस इक्वेशन के लिए मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो हमारा एरर है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम लोग किसके थ्रू निकाल लेंगे, डेरिवेटिव के थ्रू। तो वो बता देगा कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो सकता है मिनिमम, क्या हम लोग क्या करेंगे, एरर फाइंड करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एरर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मान लो एम की वैल्यू। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, एरर ज्यादा होगा, इस वजह से हम लोग एम की वैल्यू को इम्प्रूव करेंगे। क्या हो सकता है कि हमारा एम की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा एरर भी कम हो सकता है। एक पॉइंट का ऐसा भी हो सकता है कि एम इंक्रीज करोगे तो एरर भी इंक्रीज हो सकता है। तो हमें मिनिमम पॉइंट कहाँ पे मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा कर्व का जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशंस के लिए, वो फाइंड करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये समझ में आया, सिर्फ डेरिवेटिव से इसका क्या करते हैं, मिनिमम पॉइंट। क्या आप सिर्फ कैलकुलस का 2 ही पॉइंट से आप इसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे सिर्फ मिनिमम एरर फाइंड करने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। कल अच्छा वो छोटी बड़ी छोटी उसकी ठीक ठीक। जो सर जैसे एक्चुअल आंसर मिल जाएगा उससे कम। हाँ, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो एरर है वो कम कहाँ से होगा। क्योंकि एरर ही हमारा क्या है, वो मेन है ना, और इसी को क्या करना, रिड्यूस करना। तो इसका इक्वेशन हमारा y माइनस वाई डैश बनेगा, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। तो इसमें से हमारा क्या था, तीन चीजें, तीन केस होते हैं। पहला नॉर्मल वैल्यूज के साथ आप क्या कर सकते हो, वैल्यू ले सकते हो। दूसरा एब्सोल्यूट के साथ, तीसरा स्क्वायर के साथ। तो जो स्क्वायर के साथ लेते हैं तो वही क्या होता है, एरर होता था। कि हमने क्या किया, हर एक एरर पॉइंट का तो ये स्क्वायर एरर हो गया। अब स्क्वायर में हमारे पास क्या होगा, वैल्यू मिलेगा। अब इसको क्या करते हैं, हम करते हैं, इसकी वैल्यूज क्या है, बहुत ज्यादा है नहीं, तो इसका फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मीन पॉइंट निकाल सकते हैं जो क्या होगा सबके लिए एक एवरेज होगा। ये एवरेज कितना है, तो उसको reduce कर, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। हमने यहाँ पे -7 कैसे किया था, सम करके ही किया था ना। डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, n कर सकते हैं, जितने भी डेटा पॉइंट्स है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। और चूंकि ये किसका था, एरर का था ना, स्क्वायर एरर का, तो ये हमारा क्या होगा, मीन स्क्वायर। ठीक है, और ये मीन स्क्वायर एरर क्या होगा, वैल्यू होगा, और ये वैल्यू क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। फिर इसको आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। मतलब हमें कौन सा मीन स्क्वायर एरर में मिनिमम क्या चाहिए, एरर चाहिए। तो मिनिमम एरर कहाँ पे मिलेगा, कि कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा क्या होगा, मिनिमम मिल सकता है। तो जहाँ पे ये मिनिमम मिलेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा मीन स्क्वायर एरर मिनिमम होगा। इसी बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। समझा, स्क्वायर करके उसका नहीं। ये जो हमारा एरर था वो क्या है, लीस्ट है। तो सबसे कम इसी पॉइंट में हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर होगा भी तो आपको क्या करना होगा, टाइम ज्यादा लेना होगा और हार्डवेयर भी ज्यादा। हम आगे भी क्या कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा अभी निकला है क्या, इस रेंज के लिए 1 से 10 के लिए, 1 से 20 के लिए, इसमें जो मिनिमम है वो इसी में निकल सकता है। वही हमारा क्या होगा, ओएलएस मॉडल होता है। बीम का फॉर्मूला लगा इसमें। तो जो हमारा फॉर्मूला जो बन जाएगा इसको डिलीट कर दे। तो जो हमारा एरर का फॉर्मूला, कि हमारा एक्चुअल वाई था माइनस प्रेडिक्टेड वाई, यही था ना, तो उसका स्क्वायर कर रहे थे। ये हमारा क्या था, एरर था। अब इसका स्क्वायर कर रहे थे तो क्या होगा, वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर। तो ये क्या कहलाएगा, मीन स्क्वायर, सॉरी ये क्या है, स्क्वायर एरर कहलाएगा। देन इसी का इसमें क्या होगा, सब में समेशन होगा। समेशन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है समेशन का, कि जितने भी डेटा पॉइंट्स का निकाल रहे हो ना, सबको क्या करोगे, ऐड ऑन कर, वही हमारा सम का साइन होता है। यानी ये हमारा क्या हो गया,
स्क्वायर। अब इसी का क्या होगा, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय कि जितना भी संख्या है, तो 1 बाय जो भी हमारा डेटा पॉइंट्स होगा वो, और ये हमारा क्या होगा, समेशन ऑफ y माइनस y ग्रेड का स्क्वायर। और ये हमारा क्या होगा फिर मीन स्क्वायर। अब इसी में क्या होगा कि मिनिमम एरर होना चाहिए। इसी में क्या होगा कि वो पॉइंट जिसमें क्या होगा एरर मिनिमम हो, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी लीस्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से कि जो भी हमारा बनेगा मिनिमम होना चाहिए, इसमें जो भी हमारा इक्वेशन 1 बाय n समेशन ऑफ y माइनस y। ये समझना ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर कैसे होगा, कि आपका नॉर्मल जो वैल्यूज निकालते हैं, देन उसका स्क्वायर आउट करके, फिर इससे क्या होता है आपको वेरिएंस मिलता है, वेरिएंस का देन उसका एवरेज ले लेते हो। एंड इसी एवरेज में अगर जो मिनिमम होगा जहाँ पे जिस पॉइंट पे, वही हमारा क्या होगा मिनिमम, और वही हमारा क्या होगा ऑर्डिनरी लीस्ट। यहाँ पे क्या है इसका जो भी वैल्यूज आ रहा है वो लीस्ट आ रहा है, और यही चीज अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करें। और ये कैसे फाइंड कर रहे थे हम लोग, सेम लाइन इक्वेशन से y इक्वल टू mx, है ना। और इसी में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट रिजल्ट बना था, मॉडल बना, इसका इक्वेशन क्या आया होगा, y इक्वल टू 1n प्लस 4, जो हमने सॉल्व किया था अपना सारा। इसके बेस पे ये क्या था, ये हमारा क्या था एक रिजल्ट आया था। अब यही हमारा क्या था मॉडल बन गया। अब इसी को क्या करते हो इंप्लीमेंट करते हो किसी भी, यही इक्वेशन जो बना ना यही क्या होगा इंप्लीमेंट होगा, और यही क्या होगा अब रियल टाइम में। अब आपको दोबारा पूरा डेटा देखने की जरूरत नहीं, एक बार पुट करोगे x की वैल्यू यहाँ पे होगी, x की वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये क्या है सिर्फ लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से हमारे पास डेटा क्या होगा, जरूरी नहीं कि इसी पॉइंट्स में होगा। ये क्या था हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है जो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस तरीके से होगा, आसपास में होगा, जो हमने पढ़ा था ना कोरिलेशन से। तो इस तरीके से होगा तभी वो क्या कर सकते हो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से हमें क्या क्या पूछ लिया और कुछ इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से क्या है डेटा है। तो अब इसमें एक लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो क्या पॉसिबली हर डेटा पॉइंट कवर करता है, मान लो हमने क्या किया एक इस तरीके से लाइन दी तो वो ज्यादा कवर अच्छे से कर पा रहा है, या इस तरीके से एक लाइन खींचेगा वो सेकंड वाला। तो जैसे हम क्या करते हैं कि अगर आप y इक्वल टू x इसका ग्राफ बनाते हो कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और y इक्वल टू x स्क्वायर का लाइन जी देख लो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तरीके से। ठीक है आप देखो y की वैल्यू क्या है 1 होगा, और क्या होगा 4 हो जाएगा, 3 होगा तो 9, और 4 होगा तो 16। तो क्या होगा इधर धीरे धीरे वैल्यूज कम होगी लेकिन इधर ज्यादा होगी, तो क्या होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी तरीके से क्यूब में क्या होगा y इक्वल टू x बताओ इस तरीके से ये इस तरीके से क्या होगा और भी सारा। लेकिन इसमें जो होगा ना इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होगा कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएगी, लेकिन क्यूब में क्या होगा नेगेटिव वैल्यूज बन सकता है। तो मान लो कि -3 का होगा, लेकिन मान लो -2 का क्यूब कितना था, माइनस ये क्या होगा, ये हमें कोऑर्डिनेट का ये था ना ये प्लस होता है ये प्लस होता है। अगर y माइनस जाएगा इधर जाएंगे ये हमारा क्या होगा y माइनस होगा, तो इस तरीके से बना देंगे। ये हमारा क्या होगा -16 यहाँ पे आएगा, ये टू कलेक्ट इस तरीके से क्या करते हो बना ये हमारा माइनस है, और इसका रिलेशन लगे ये क्या करें कि जैसे जैसे आप पावर बढ़ा रहे हो तो इसका कर्वनेस क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि कर्व को इंक्रीज करने के लिए हम लोग पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल को मतलब क्या पावर, क्या पावर जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो क्या होगा क्या आप नॉन लीनियर वाले डेटा में क्या कर सकते हो कर्व बना सकते हो, है ना। लेकिन ये क्या हो गया सिंगल एक ही लाइन बनेगा, लेकिन कुछ डेटा इस तरीके से भी हो सकता है कि आगे जाके देखेंगे कि हमारा ब्लू लाइन है ब्लू कुछ इस तरीके से सेपरेट करने के लिए क्लासिफिकेशन में, और कुछ हमारे पास क्या है अलग कैटेगरीज के डेटा। मतलब लीनियर का मतलब है एक लाइन के थ्रू आप क्या कर सकते हो उसको सेपरेट कर सकते हो या फिर उसको दिखा सकते हो। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कोई भी चीज एक लाइन पे नहीं होती। तो रियल वर्ल्ड में कभी भी क्या होगा जरूरी नहीं कि हर एक डेटा पॉइंट आपका एक लीनियर नहीं। मान लो क्या है एक क्लास है ए और ये क्लास बी है, इसको सेपरेट करने के लिए क्या चाहिए एक लाइन अगर आप खींचते हो उसके बेस पे आप सेपरेट कर सकते हो, है ना। स्ट्रेट लाइन दे रहे हो या तो फिर इस तरीके से भी स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो भी सेपरेट होगा, इस तरीके से भी खींचोगे तो भी क्या होगा सेपरेट।
तो हमने क्या किया, ये सेपरेट करने के लिए लीनियर इंटरव्यूज, तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास डेटा क्या होगा, मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ ब्लैक पॉइंट इस तरीके से और इसी में ब्लू पॉइंट इस तरीके से, देन अगेन ब्लैक पॉइंट्स यहाँ पे इस तरीके से। मतलब दो क्लास है, क्लास ए। अब आपको इसको क्या करना है, सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप क्या करते हो, लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से करोगे तो देखोगे कुछ ब्लू ब्लू पॉइंट्स इधर आ जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हो तो भी क्या, अगर इस तरीके से भी करते हो तो भी क्या होगा, इस क्लास में होगा। तो आप जो लाइन ड्रॉ करोगे वो कैसा बनेगा, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा कर्व तरीके से दिखाते हो, इस तरीके से, इस तरीके का एक बाउंड्री आप इस तरीके से बना सकते हो, एक बाउंड्री, है ना। ये जो हमारा बनेगा कर्व लाइन बनेगा, तो आप मल्टीपल कर्व लाइंस बनाते हो। तो ये क्या होगा कि इनके बीच में जो भी डेटा आएगा वो क्लास ब्लैक में आएगा और ये जो आएगा वो ब्लू में आएगा, इसके बीच में आप, तो ये कर्व लाइन हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा क्या था, नॉन लीनियर मॉडल्स में। तो लीनियर में हम लोग लीनियर रिलेशंस और लॉजिस्टिक रिलेशंस देखेंगे। और इसके बाद जो भी हम लोग देखेंगे कि ये क्या करता है, एक लाइन बनाता है, लाइन मतलब एक बाउंड्री, और ये हमारा क्या कहलाता है, आगे जाके डिसीजन बाउंड्री बोलेंगे। और यही डिसीजन बाउंड्री बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिसीजन ट्री का यूज करते हैं। तो डिसीजन ट्री जो है हमारा नॉन लीनियर इक्वेशन, और इसी तरीके से डिसीजन ट्री हम लोग कैसे और भी बाउंड्रीज बनाते हैं, तो उसमें कैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट मतलब कि जो भी आप लाइन बना रहे हो उसको हर एक डेटा पॉइंट सपोर्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो हमारा वो सपोर्ट वेक्टर मशीन है। तो ये भी क्या है, नॉन लीनियर एल्गोरिदम्स है। अब जितने भी डिसीजन ट्री है ना, इसी में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिसीजन ट्री बनाते हैं और उसी के बेस पे क्या करते हैं, इक्वेशंस फाइंड करते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, असेंबल लर्निंग। असेंबल लर्निंग मतलब कि एक नहीं, हमारे पास मल्टीपल लोग, एक इक्वेशन सॉल्व किया, एक डिसीजन ट्री, वो हम आगे देखेंगे इस तरीके से कितने डिसीजन ट्री बना लिए, मान लो 1000 1500 इस तरीके से हमने डिसीजन ट्री बनाया और सबको कंबाइन कर दिया, कि जितना भी डिसीजन था सबको कंबाइन कर दिया और उसका जो एवरेज आया वो हमने क्या किया, एज ए मॉडल उसका जो भी क्वेश्चंस बना वो ले लिया। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, एग्रीगेट मेथड्स, इसको हम लोग बोलेंगे कंबाइन। और वही हमारा डिसीजन ट्री के बाद इसमें होता है रैंडम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या था, मल्टीपल ट्रीज होते हैं ना, उसी तरीके से हमारा क्या होता है, डिसीजन ट्री का ही यूज करते हैं रैंडम फॉरेस्ट का। मतलब इसमें क्या करें, मल्टीपल डिसीजन ट्रीज, तो वो भी हम लोग देखेंगे। इसमें हमने क्या किया, एरर निकल गया, एरर निकलने के बाद क्या करते हो, प्रिडिक्शंस करते हो, है ना, कि हम प्रिडिक्ट किए। अब प्रिडिक्ट करने के बाद क्या होगा, कुछ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और जो हमारा एक्चुअल वैल्यूज है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने बताया, मीन स्क्वायर एरर से क्या निकल रहा है, एरर पॉइंट निकल रहा है। अब उसको एक्यूरेसी में चेंज करना हो कैसे कर सकते हैं, कि वो हमारा कितना 90% बता रहा है, 100% बता रहा है, या फिर 200% जाएगा, 100 होगा और 70%, कि जो है क्या है, हमारा कितना परसेंट डेटा कवर हो पा रहा है इस लाइन। मान लीजिए हमारा लाइन कैसे है, तो ये हमारा क्या है, कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे है और सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे, ये 100% कवर नहीं करना होगा ना, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कुछ अलग अलग मेथड का यूज करेंगे, कि बेसिकली इनका एक्यूरेसी कितना है वो कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये बना आर स्क्वायर और एक एडजस्टेड आर। आर स्क्वायर क्या होता है, कि जो हमारा लाइन है और जो हमारा डेटा पॉइंट्स है उसके बीच का डिफरेंस कितना ज्यादा है इन आर परसेंटेज, इसकी वैल्यूज क्या होगी, -1 से 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो जो हमारा 1 के आसपास होगा, मतलब कि उनका वैल्यूज हर एक डेटा पॉइंट से लाइन का क्या है, कम है, तो उसका क्या होगा, आर का वैल्यूज ज्यादा होगा। जैसे आर का वैल्यूज क्या होगी, 1 के आसपास होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो हमारा क्या, बेस्ट मॉडल। तो हम लोग एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर देखेंगे, इसका रिलेशन मैट्रिक्स कितना समझ आया। बाकी अंडरफिटिंग से जितना क्लोज हो, इस लाइन के, इस लाइन से और इस पॉइंट का डिफरेंस, जो भी हमारा वेरिएंस होगा वो हमने मीन स्क्वायर एरर से निकाला था, वही सारी चीजें वो फिर से कैलकुलेट करके क्या करेगा, एक रेंज में कन्वर्ट करेगा। और वो रेंज अगर 1 के आसपास आ गया मतलब जो हमारा है वो मिनिमम वैल्यू, अगर वो 0 के आसपास है मतलब वो बेस्ट वैल्यू नहीं है, आपको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। वो सारा हम लोग ये सब implement करेंगे। प्रिडिक्शन हम लोग कर रहे हैं तो हाँ, सारी चीज आप देखोगे लीनियर, नॉन लीनियर, इमेजेस, ये दिख रहा है। हम्म, कि आप लाइन इक्वेशंस का यूज करते हो तो हर एक डेटा पॉइंट्स को क्या कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या होगा, कुछ ऐसे भी डिसीजन बाउंड्रीज बनेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, आपको कर्व लाइन क्रिएट करना होगा।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉन लीनियर मॉडल्स का यूज करेंगे। तो वही हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। अगर आप देखोगे डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री सेपरेट बाउंड्रीज, इसमें आपको बाउंड्रीज भी दिखेंगी, ये दिख रहा है। तो डिसीजन ट्री क्या करता है ना, डेटा के बेस पे मतलब मल्टीपल बाउंड्रीज बनाता है। तो आप यहाँ पे भी देखो मल्टीपल बाउंड्रीज, यहाँ पे भी देखो इस तरीके से बाउंड्रीज बना सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करेगा, बाउंड्रीज बनेगा। तो डिसीजन ट्री में और एसवीएम में दोनों क्या करता है, नॉन लीनियर बाउंड्रीज क्रिएट। तो ये नॉन लीनियर और लीनियर में समझ में आया। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, लीनियर रिग्रेशन है। तो इसमें जो भी आप लाइन खींच ड्रॉ करोगे वो हमेशा क्या होगा, लीनियर बेस पे होगा। तो वो सारी चीजें हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। हम्म? तो वही हमारा डिसीजन ट्री हो गया ना। डिसीजन ट्री एसवीएम क्या है, सारे नॉन लीनियर है ना। नॉन लीनियर का मतलब है कि आप डेटा पॉइंट को सेपरेट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते, वो हो गया सारा नॉन लीनियर। हाँ, स्ट्रेट लाइन से ही क्या होगा, सेपरेट हो सकता है। तो ये क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम है। और रिग्रेशंस में क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन में ही सारा डेटा पॉइंट्स क्या करेगा, लाई करेगा। तो ये दोनों का देखेंगे। और उससे पहले हमें ये लीनियर रिग्रेशंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर वो क्या होते हैं, इवोल्यूशन मैट्रिक्स होते हैं। उसके यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं लीनियर रिग्रेशंस वाले प्रॉब्लम। इसी तरीके से क्लासिफिकेशंस में होता है। क्लासिफिकेशंस को कैसे देखते हैं हम लोग, अगर उसका एक्यूरेसी चेक करना हो तो क्लासिफिकेशंस में कि कितना हमारे पास एक्चुअल वाला था और जितना टोटल था उसके बीच में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज में निकल जाता है एक्यूरेसी। कि अगर हमारे पास क्या थे 100 डेटा पॉइंट्स थे, उसने क्या किया, 90 डेटा पॉइंट्स को करेक्टली क्लासीफाई किया, तो हम उसकी एक्यूरेसी कितनी बोलते हैं, तो 90% बोलते हैं। तो उसी तरीके से वो क्लासिफिकेशन में इजी होता है। लेकिन रिग्रेशंस में क्या था, वेरिएंस का यूज करते हैं ग्रुप में। तो क्लासिफिकेशंस में क्या होता है, जो उसका वाई वैल्यूज होता है वो ग्रुप में ही होता है ना। कि आपका क्या होगा, लेबल्स होगा, या तो ए बी सी होगा, या तो 1 to 10 होगा, या तो फिर क्या होंगे, कैट डॉग, मतलब जिसके बेस पे क्लासिफाई करना चाहो वो क्या, तो फिक्स नंबर ऑफ कैटेगरीज होते हैं ना। तो ये आपका ग्रुप कहलाता है। तो वही सारी चीज आप कर सकते हो। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ईडीए। ईडीए में क्या होता है, फुल फॉर्म बताओ। ईडीए ऐसे नहीं बोलोगे। हाँ, ये क्या होता है कि आप क्या करते हो, एज ए ह्यूमन आप खुद एनालाइज करते हो डेटा को, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करते हो। उसमें अगर कैटेगरिकल डेटा है तो उसको न्यूमेरिकल में चेंज करोगे। देन फिर क्या करोगे कि कौन सा डेटा हमारे मॉडल के लिए परफेक्ट है, कौन सा काम का नहीं है, उसको रिमूव करते हैं। तो ये सारा काम जहाँ पे करते हैं ना उसी को बोलते हैं हम लोग ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। कि हम लोग डेटा को पहले एनालाइज करेंगे, देन क्या करेंगे, मशीन्स में पास करेंगे। क्योंकि आप ऐसे ही रेंडमली डेटा पास कर दोगे ट्रेन करने के लिए, तो क्या होगा, तो जो आपका मॉडल भी बनेगा वो क्या होगा, गलत बन सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले अपनी तरफ से एक्यूरेसी देख लेते हैं कि कहाँ पे सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, कि जिसपे क्या होगा, एक्यूरेसी आ सकती है। और यही मशीन लर्निंग इंजीनियर वालों का काम होता है कि आपका जो भी मॉडल बन रहा है वो इस डेटा पे कैसे बन सकता है। तो 70 या 80% टाइम आपको लगता है ईडीए में ही।
क्योंकि आप क्या करो, बिजनेस मॉडल बना रहे हो तो डेटा के बेस पे बनाओगे, तो कौन सा डेटा काम का है, कौन सा नहीं है, कैसे क्लीन करना है, नहीं क्लीन करना, तो ये 70% है। मॉडल बनाना 20% और 10% इम्प्लीमेंटेशन। तो इस तरीके से आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो कि आप 70% क्या करोगे, ईडीए का पार्ट करोगे, उसमें 20% या फिर 15% भी हो सकता है, ये क्या रहेगा, आप सिर्फ कोड करोगे। और जो आपका क्या रहेगा 10%, वो क्या करोगे, बिजनेस टीम से डिसीजन क्या करोगे, डिस्कशन। ज्यादातर तो मीटिंग्स ही होती है, डिसीजंस, ये इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है, समझे। तो हमने एक डेटा शेयर किया था कार सेल्स का, ये दिख रहा है कि आप जाओगे 412 में, आपका एमएल होगा, एमएल के अंदर ये डेटा होगा। नहीं, अभी फिर से शेयर किया है, नहीं, इसमें सेम डेटा है। आज का मिलेगा। अच्छा, हम्म, तो इसमें हम कौन कौन सा पार्ट करेंगे, मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर हैंडल करना, और स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता था, जल्दी से बताओ। नहीं, जो एसिमेट्रिकल चीजें होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस बोलते हैं। और जो हमारा क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, स्क्यूनेस क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी हमारे पास डेटा होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ग्राफ बताओ, कौन सा ग्राफ यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हिस्टोग्राम, उससे फिर केडीए, तो ऐसे हमारा ग्राफ मिलता था। अब उससे चेक कर सकते थे कि कितना स्क्यूनेस है। अब वो स्क्यूनेस वैल्यूज को क्या करते थे, इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स होंगे, वो भी देख लेंगे। देन फिर आपके पास आएगा कैटेगरिकल डेटा इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता है कि मान लो हमारे पास क्या है, आपके पास जेंडर है, जेंडर में मेल और फीमेल है। अब लाइन इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें जो वैल्यूज जाएगा वो न्यूमेरिकल जाएगा या फिर टेक्स्ट बेस्ड जाएगा, बताओ। y इक्वल टू mx प्लस सी था, हाँ, मान लो ये y प्लस mx प्लस सी है। अब ये क्या है कि जेंडर के बेस पे है, ये हमारा जेंडर है और ये हमारा क्या सैलरी है। कि मान लो ये हमारा क्या फीमेल है, उसकी सैलरी 5 LPA के आसपास है, ये हमारा मेल है, उसका क्या है 4.5 के आसपास में। इसी तरीके से मेल है, उसका क्या है 5 है। इसी तरीके से फीमेल है, उसका 6 है। अब इसको अगर लाइन इक्वेशंस में यूज करना चाहे तो कर सकते हैं डायरेक्टली। ये हमारा क्या है एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया। तो क्या एक्स को यहाँ पे पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना लॉजिक यूज करेंगे कि कैसे इसको न्यूमेरिक में चेंज किया जा सकता है। तो क्या बोल सकते हो, या फीमेल को 0 बोल दो या मेल को 1 कर दो। या क्या कर सकते हो, फीमेल को जो भी अपने हिसाब से रेंडम नंबर देना चाहते हो वो दे सकते हो। एंड देन इसका दूसरा तो क्या करेगा, न्यूमेरिकली दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करेगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है ना, इनकोडिंग कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, कैटेगरिकल डेटा इनकोडिंग। तो इसमें हम लोग 2-3 इनकोडिंग सिस्टम देखेंगे। पहला नॉमिनल इनकोडिंग, दूसरा वन हॉट इनकोडिंग, और तीसरा डमीज। वो सारी चीज देखेंगे। पहला इनकोडिंग सिस्टम देखेंगे। इनकोडिंग, नॉर्मल इनकोडिंग जो हमारा क्या था, नॉमिनल होता है और ऑर्डिनल होता है। नॉमिनल में क्या था, हाँ, कोई भी नंबर किसी को भी दे सकते हो। कि मान लो कि फीमेल को अगर 0 दे दिया और मेल को 1 दे दिया, इससे कोई भी क्या है डिफरेंस नहीं आएगा। इसको अगर 1 दे दिया, इसको 0 दे दिया, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन यही क्या रहता है, मान लो आपके पास एजुकेशन का रहता कि हमारे पास क्या रहता, 12th रहता, 10th रहता, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अब इसका जो न्यूमेरिक करते हैं, एक सीक्वेंस में रखते हैं या फिर अलग अलग कोई भी उठा सकते थे। अगर यहाँ से 0 कर रहे हो तो 0 1 2 3 इस तरीके से वेटेज के बेस पे, या तो फिर 1 2 3 इस तरीके से। तो ये क्या होगा, एक सीक्वेंस में होगा कि जो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट करवाओगे उसका क्या होगा, एक फिक्स होगा। तो ये क्या हो गया, ऑर्डिनल इनकोडिंग हो गया। नॉमिनल मतलब कि आप नॉर्मली नंबर्स में चेंज कर रहे हो। देन वन हॉट इनकोडिंग क्या करता है कि आपके पास जितने भी कैटेगरिकल वैल्यूज होंगे, कि मान लो हमारे पास 2 थे ना, तो इसका क्या करेगा, आपके ही डेटा में एक मेल का बना देगा और एक फीमेल का।
तो जहाँ पे मेल की वैल्यूज होगी उसको 1 कर देगा, और बाकी अदर्स कैटेगरी में 0 कर देगा। कि एक हमारा क्या होगा, अदर्स का भी रहेगा ना। 3 कैटेगरीज होती है जेंडर में, मेल, फीमेल और अदर्स। तो इसका भी क्या होगा, अगर मेल है तो ये दोनों क्या होंगे, 0 होंगे, मतलब ट्रू और फॉल्स के बेस पे दिखा देगा। देन इसी तरीके से ये क्या है, फीमेल है सेकंड वाला, तो क्या करेगा, बाकी सबको 0 में रखेगा। तो इस तरीके से जितना भी आपके पास क्या होंगे कैटेगरिकल वैल्यूज होंगे, उसके बेस पे उतना क्या करेगा, कॉलम बना देगा। तो ये हमारा क्या होता है, वन हॉट इनकोडिंग। तो मतलब इसका डायरेक्ट फंक्शन है, आपको इतना नहीं लिखना पड़ता। बाकी ये क्या है कि आप क्या करोगे कि कैसे होता है वो बता दे रहे हैं, तो वो सारा चीज करेंगे। देन डेटा नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग, ये ऑप्शनल पार्ट होता है। ऑप्शनल क्यों होता है कि आपके पास क्या है, मेल फीमेल है, 0 1 में है। इसी तरीके से आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, एक्सपीरियंस का रेंज कितना हो सकता है, 1 से 20 30 साल का भी एक्सपीरियंस रहता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो सकता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, की एजुकेशन आप कितने तक लिए, 10 साल 20 साल ऐसा भी रहता है ना। अगर 15 साल का आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इसका मतलब क्या है, 15 साल का है मतलब कि आपने 12th पास किया है। क्योंकि बचपन से अगर 12th तक पढ़ोगे तो एटलीस्ट 15 साल लग जाते हैं ना। तो अगर वो बोल दिया कि एजुकेशनल बैकग्राउंड 15 साल का है, मतलब आपने 12th पास किया है। अगर आपने 18 साल का बोले, मतलब आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है। अगर आप 21 बोले, इसका मतलब क्या है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी या फिर ग्रेजुएशन नॉर्मली कर रही है। तो क्या होगा, इसका रेंज अलग अलग होंगे। तो इसके बेस पे क्या होगा, इसका कुछ और रेंज है और इसका कुछ और रेंज है, 1 से 30 के बीच में। तो दोनों का जो इंपॉर्टेंस होगा इक्वेशंस में अलग अलग होगा ना, कि इसका कम इंपॉर्टेंस समझेगा और इसको ज्यादा, क्योंकि ज्यादा नंबर्स हैं। क्योंकि एट द एंड क्या करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करोगे, अगर ज्यादा नंबर रखोगे तो उसका क्या होगा, वैल्यू ज्यादा आएगा। कम नंबर रखोगे तो उसकी वैल्यूज कम आएगा। तो सबको क्या करना है, सेम इंपॉर्टेंस देना है। तो क्या कर सकते हैं, इसको भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं, 0 1 में कन्वर्ट है। इसको भी क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, पहला हमारे पास जेड स्कोर होता था। जेड स्कोर क्या करता था, एक रेंज पे आपका डेटा 99% डेटा क्या करता था, कवर करता था, -4 से +4 के बीच में। दूसरा क्या होता है कि आप क्या यूज कर सकते हो, मीन मैक्स स्केलर। मिन मैक्स स्केलर क्या करता था कि आपके पास जो भी डेटा पॉइंट्स होगा उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट कर देगा। समझे, उसका फॉर्मूला क्या होता था बताओ, फॉर्मूला ही दिखाना पड़ेगा। मीन मैक्स स्केलर ये था, इसमें क्या है कि आपके पास क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूज होंगे। ये मान लो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब इस पूरे वैल्यूज को 0 1 में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर सकते हो आप, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि मान लो ये हमारा 3 है, 3 का रेंज हमें 0 से 1 के बीच में लेना है। तो क्या कर सकते हो आप, 3, और इस पूरे कॉलम में मिनिमम कौन सा है, 1 है, तो -1। और मैक्स हमारा कितना, 4 है, 4 -1 कितना आएगा, ये हमारा 2/3 आएगा। कितना आ सकता है बताओ, 0.6 के आसपास आएगा, 6 के आसपास आएगा, इस तरीके से आएगा। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा वैल्यूज हो गया 0.66। 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.3 के आसपास आएगी। तो आप देखोगे जो वैल्यूज था हमारा 1 से 4 के रेंज में था, अब यही किस में कन्वर्ट हो गया, 0 और के बीच में हो गया। तो इक्वल वेटेज होगा। तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कहलाता है कि आप क्या कर रहे हो, डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे हो एक फिक्स रेंज पे। तो रेंज पे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो चीज होता है, पहला मीन मैक्स स्केलर का यूज करोगे और दूसरा क्या करोगे, जेड स्कोर का। समझ में आ गया, बताया। तो ये 2 बार 3 बार बता चुके हैं, तुम भूल कैसे जाते हो। बाकी फीचर इंजीनियरिंग में क्या होगा कि कौन सा कॉलम हमारे डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी चीजें फीचर इंजीनियरिंग में देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा लोड करोगे। तो जो मैंने डेटा भेजा है उसी को क्या करोगे, लोड कर लोगे। उसके लिए इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एसपीटी, और numpy का तो यूज नहीं होगा, बट अभी रख लेते हैं, और एक मैटप्लोटलिब, कि ताकि हम लोग विजुअलाइज करके भी क्या कर सकते हैं, डेटा देख सकते हैं। क्योंकि जितना अभी कॉन्सेप्ट देखा वो सारा क्या कर रहे हैं, अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली।
देन इंपोर्ट डेटा, ये लाइब्रेरीज हो गया, ये डेटा, डेटा डाउनलोड कर लिया ना, पीईटी डॉट रीड CSV, और जो हमारे पास कार सेल्स डेटा था, इसको DF में स्टोर कर लेते हैं। ये DF में स्टोर करवा दिया, और DF डॉट हेड, हेड क्या करता था, जो टॉप 5 वैल्यूज होते हैं वो दिखाता था बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसमें नंबर मेंशंस करोगे तो क्या करेगा, जितने नंबर ऑफ मेंशंस करोगे उतना रोज आपको दिखा देगा। देन बेसिक इन्फॉर्मेशन देखना था तो कौन सा फंक्शंस यूज करते थे पांडास में, बताओ। बेसिक इन्फॉर्मेशन देखना रहेगा कि क्या डेटा टाइप्स थे, कितने नल वैल्यूज। तो DF डॉट इनको, तो जो हम लोग पांडास में किए ना वही सारी चीज इसमें कर रहे हैं अभी। सेम फोल्डर पे है तो हो जाना चाहिए। स्पेलिंग ये फाइल की यही है ना, जो आपके फाइल का होगा, बस इंपोर्ट किया हमने। क्या प्रॉब्लम, बाकी चीजें तो कैसे करते हैं, PD डॉट रीड CSV। जैसे आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपका ग्रुप था 412 का, और ML इसमें आपको मिल जाएगा डेटा। ये हमारा कार सेल्स का डेटा है। आप इसको क्या करोगे, सेम फोल्डर पे यूज कर लेना। जैसे मैंने क्या किया है, कार सेल्स यहीं पे है और आपका जो भी है फाइल का नेम यहीं पे है। फिर जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो नॉर्मल वैल्यूज देख सकते हो। इन्फो इन्फो में मैं क्या, अगर आपका अलग अलग फोल्डर पे है तो क्या कर सकते हो आप, जहाँ पे आपका ये फाइल है ना उसका क्या करोगे, एड्रेस कॉपी करोगे एंड देन पूरा एड्रेस पेस्ट कर दोगे यहाँ। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी क्या होगा, आपका रन हो जाएगा। क्या दिखा रहा, अच्छा ये हमारा क्या होगा, पाथ है, तो पाथ डिफाइन करने के लिए R लिखना पड़ता है। तो ये हो गया सेम, या तो आप पूरा पाथ दे दो या तो फिर सेम फोल्डर पे लाके रख सकते हो। तो ये पाथ को मैं हटा देता हूँ। इम्पोर्ट ही तो किया है इतना तो। फाइल का नेम लास्ट में फिर डैश करके लिख देना। क्या दिखा रहा है, अच्छा यूनिकोड, तो पहले क्या करोगे, R लगा दोगे उसके पहले। आ गया, जैसे यहाँ पे है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले आप एक रो
मतलब आर लिख दोगे तो वो बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि ये पाथ है। हाँ, ब्रैकेट के बाहर। हाँ तो गया। के बाहर आप जो भी फोल्डर पे नेम रखते हो ना, पेज के बाद इसका कारण से नहीं है। फिर हमारे ये हम लोग क्या करते हैं, ये करूंगा देन आप इसमें क्या चेक कर रहे थे कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो हमारे पास कितने कॉलम है, 16 कॉलम्स है, टोटल 157 क्या है, डेटा पॉइंट्स है, एंड कॉलम्स के नेम क्या क्या है वो देख लिया। नल वैल्यूज किसमें है, यस, बताओ नल वैल्यूज कैसे पता चलेगा इसमें कि कौन सा नल वैल्यूज किसमें है कितना। हमारे पास कितने टोटल एंटिटीज है, अगर इससे कोई भी वैल्यूज कम दिख रहा है मतलब उसमें क्या है, कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं। कि इसमें क्या दिख रहा है, 121 दिख रहा है, इसमें 155 है, इन सब में क्या है, 160, 155 एंड 154। इसका मतलब क्या है, इन कॉलम्स में क्या है, कुछ मिसिंग डेटा भी है आपके पास। तो मिसिंग डेटा कैसे हम लोग चेक करते थे, तो रिमूव करते थे। बताओ कैसे नल वैल्यूज चेक करते थे। हाँ, तो हमारा क्या है, चेक नल वैल्यू, तो डेटा फ्रेम डॉट इज नल। देन ये क्या करेगा, ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे देगा। अगर हमें ट्रू का चाहिए तो हम लोग क्या करते थे, सम सम क्या करता था कि जहां जहां ट्रू होता था मतलब 1 है, तो सारे ones को क्या करता था, ऐड ऑन कर देता था कॉलम वाइज। तो ये बता देगा हमें किसमें कितना नल वैल्यूज है, ये दिख रहा है। देन इसके बाद हम लोग क्या करते थे, बेसिक्स ऑफ समराइज वैल्यू देते थे जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स थे, कि हमारे पास इसमें कौन सा न्यूमेरिकल कॉलम्स है, उसका क्या करते थे, एक ब्रीफ ले लेते थे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, समराइज व्यू देखने के लिए, समराइज वैल्यू जितने भी एग्रीगेट के हमारे फंक्शंस थे न्यूमेरिकल्स वैल्यूज के लिए। डिस्क्राइब क्या बताता था कि हमारे पास किसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है, उसका मीन क्या है, एवरेज क्या है, वैल्यूज अदर्स क्या है, वो सारा चीज देखते थे। समराइज न्यूमेरिकल कॉलम्स, तो डीएफ डॉट डीएससी या फिर डिस्क्राइब। तो हमारे पास सेल्स था, उसका मीन क्या आ रहा है, ये सारी चीजें एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाता था हमें कि जो हमारा एवरेज प्राइस है सेल्स का वो कितना होगा। यहाँ पे भी अलग अलग क्या है, कॉलम्स होंगे, नहीं ये प्राइस का, अच्छा प्राइस है ना, प्राइस इन थाउजेंड, कि हमारा जो एवरेज प्राइस है हर एक कार सेल्स का 27 है, और हमारा क्या है 75%। इसका मतलब क्या है बता सकते हो, अगर आपने 100 कार सेल्स किया है तो उसमें से 75% कार जो सेल्स किया ना, उसकी जो प्राइस होगी वो 31 से कम होगी।
इसका बेसिकली ये मैंने परसेंटाइल का मीनिंग ये होता है कि मतलब आपका नॉर्मल ये मैक्सिमम कितना है 85 तक गया हुआ है। 85 के में क्या कर रहे हो आप, सॉल्व कर रहे हो जो हमारा मैक्सिमम प्राइस है। इसी तरीके से हमारा क्या है, ईयर के बेस पे वैल्यू, सेल्स इन थाउजेंड, प्राइस इन थाउजेंड, और क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हमारे पास कितने हॉर्स पावर का कार है 450 का, मिनिमम हमारे पास कितना है आप देख सकते हो 55 हॉर्स पावर का। तो इसके बेसिस पे क्या होगा आपको आइडिया लग जाएगा। देन विड्थ है, लेंथ है, बाकी इसका आइडिया किसको होगा अच्छे से, जो कार के बारे में अच्छे से जानते होंगे। क्यूबिक वेट, फ्यूल कैपेसिटी, फ्यूल कैपेसिटी मतलब कितने लीटर का गैलन है उनका। इफिशियंसी क्या होता है, माइलेज, कि आपका कार कितना का माइलेज देता है। तो मैक्सिमम कोई भी हमारे पास एक कार है जो 45 का भी माइलेज दे रहा है, और मिनिमम कितना है 15 का भी माइलेज दे रहा है। तो एक बेसिक ओवरव्यू क्या कर सकते हो यहाँ से आप दिखा सकते हो। हर एक कॉलम का मीनिंग समझ में आ रहा है। सेल्स इज थाउजेंड, इसका मीनिंग क्या हो गया कि इन्होंने जो भी कार सेल्स किया होगा उसमें क्या है थाउजेंड के बेस पे यहाँ पे प्राइस दिखी हुई है। ईयर रीसेल वैल्यू मतलब डेटा में ही दिखाते हैं। ईयर रीसेल वैल्यू का मतलब क्या हो गया बताओ। मैन्युफैक्चरर है पहला, कि हमारा कौन से कंपनी का कार है। दूसरा मॉडल, उस कंपनी में कौन सा मॉडल है वो दिखा रहा है। सेल्स इन थाउजेंड मतलब कि जो उसकी प्राइसिंग है वो कितनी है थाउजेंड्स के में, मतलब 16 के है, 39 के है, इस तरीके से डॉलर में। देन अगर वो रीसेल करना वैल्यू है कि आपका क्या है कुछ साल के बाद आप उसको क्या कर रहे हो बेच रहे हो, तो उसकी प्राइस क्या हो रही है वो है ये सेकेंड हैंड इसको बोलोगे। एंड देन व्हीकल टाइप, व्हीकल टाइप मतलब कि ये पैसेंजर है या फिर आपका नॉर्मल प्राइवेट व्हीकल है। पैसेंजर मतलब कि आप नॉर्मली क्या कर रहे हो कि आप रेंट पे भी लगा रहे हो, और दूसरा क्या होता है कार होता है जो आप क्या करते हो खुद के लिए प्राइवेट रहता है। देन प्राइस इन थाउजेंड्स, दो दो कॉलम है क्या, अच्छा सेल्स इन थाउजेंड, क्या आप सेल्स कर रहे हो उसकी है, और जो प्राइस है वो है इसमें। देन इंजन साइज, कि जो भी हमारे कार्स का इंजन का है उसका क्या क्या है साइज क्या है। हॉर्स पावर कैपेसिटी, कि वो कितना हॉर्स पावर क्या होता है, कैपेसिटी इंजन का कितने सेकंड में वो कितने जल्दी स्पीड अप कर सकता है, तो ये हमारा हॉर्स पावर में क्या होता है काउंट होता है। व्हील बेस मतलब, व्हील बेस इधर ज्यादा करते हैं दिल्ली में कि व्हील का क्या करते हैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं ना। तो हमारा क्या होता है व्हील बेस क्या होता है कोई सारी चीज। देन विथ, कि आपका कार का क्या है विथ, और लेंथ कितना है वो सारी चीजें। क्यूब वेट, क्यूब वेट पता है, अरे नॉर्मल गाड़ी है, क्यूब वेट पता नहीं। जो हमारा इंजन होता है ना उसके अंदर एक एक बार में कितना हमारे पास क्या है ऑयल जा सकता है, वो हमारा क्यूब क्या होता है क्यूब वेट होता है। देन फ्यूल कैपेसिटी, कि हमारा जो टैंक है उनमें कितने लीटर्स, लीटर्स गैलन जो भी कर सकते हो यूनिट आप ऐड कर सकते हो। इफिशियंसी मतलब क्या हो गया, वही हमारा क्या बोलते हैं माइलेज, जिसको बोल सकते हो आप कि हमारा कितने का माइलेज दे रहा है। लेटेस्ट लॉन्च, कि वो कार कब आई थी। देन पावर परफॉर्मेंस फैक्टर, ये क्या होगा कि बेस्ड ऑन डेटा एक परफॉर्मेंस फैक्टर है उसको कैलकुलेट किया कि कौन से कार का क्या परफॉर्मेंस है। तो हमने क्या है ये एक बेसिक डेटा कौन से कॉलम में क्या है। तो अगर आप एक कार खरीदने जाओगे तो क्या क्या देखते हो, हम्म, वो तो डिपेंड करेगा ना कि आप नॉर्मल यूज के लिए ले रहे हो या फिर रेसिंग के लिए ले रहे हो। रेसिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हॉर्स पावर ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल कार के लिए क्या होना चाहिए, माइलेज ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जिस हिसाब से बिजनेस प्रॉब्लम रहेगा उस हिसाब से क्या करोगे कॉलम में डेटा यूज करोगे। तो हमारा क्या है बेसिक्स नल वैल्यूज था, और हमारे पास क्या है ईयर रीसेल वैल्यू। इनका डेटा टाइप क्या होगा कैसे पता चलेगा, सिर्फ डेटा टाइप पता करना हो कैसे चलेगा, पहला इन्फो और दूसरा डी टाइप का भी यूज कर सकते हो, डीएफ डॉट डी टाइप्स। चाहिए तो डीएफ डॉट डी टाइप्स। देन आप देख सकते हो कि हमारा व्हीकल क्या है फ्लोट है, फ्लोट है इसका मीनिंग क्या है हम उसको क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं उनके वैल्यूज के साथ एवरेज के साथ। ये हमारा था। तो हमारे पास 36 है और बाकी में 1 2 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे बाकी सबको क्या कर सकते हैं डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। जितने भी नल वैल्यूज की एक दो डेटा रिमूव होगा तो काम बन सकता है, लेकिन 36 डेटा है तो वो क्या होगा थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा इनकन्वीनियंस होगा।
तो इसको क्या कर सकते हो आप, इसके एवरेज से चेंज कर सकते हो, है ना, कि जहां जहां नल वैल्यूज है क्या करेंगे वहां पे रिप्लेस कर देंगे इसके एवरेज वैल्यू से। तो कैसे कर सकते हो, ये इतना कॉलम का नेम, डेटा टाइप चेक किया फ्लोट था, तो मतलब एवरेज, अगर कैटेगरिकल रहता तो क्या करते, इसका मोड यूज करते ना, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपली कॉलम डीएफ इंडेक्स, तो इंडेक्स वैल्यू देता है आपके पास। आप देखो कुछ वैल्यूज है और कुछ नल्स हैं। टोटल हमारे पास 157 है और डेटा टाइप फ्लोट है। अब इसका क्या कर सकते हो आप, मीन निकाल सकते हो, डॉट मीन। तो ये क्या करेगा, मीन बता देगा कितना आ रहा है, 18 आ गया। अब इस मीन को क्या करना है मुझे, तो नल वैल्यूज की जगह पे क्या कैसे रिप्लेस करते थे, जिस कॉलम में करना है उसका कॉलम नेम डॉट फी लेने, और फी लेने किसको कर रहे थे, जब हमने अभी एवरेज निकाला था। तो एवरेज का जो फॉर्मूला आप उसको क्या करोगे, उसको यहाँ पे पुट कर दोगे एज ए आर्ग्यूमेंट। तो सेम चीज हमने पुट कर दिया। अब ये क्या करेगा, आपको एक भी नल वैल्यूज नहीं दिखेंगे। अब इसको क्या करोगे, हमने बताया था अगर एक्चुअल में देखना चाहोगे डीएफ में फिर से दोबारा तो क्या होगा, ये हट जाता है ना, ये परमानेंट चेंज नहीं होता है। जैसे देखोगे तो ये क्या है, फिर से नल वैल्यूज आ रहे हैं। तो परमानेंट चेंज करने के लिए क्या करोगे, इन प्लेस, और दूसरा क्या है, और दूसरा क्या था, इसको रीअसाइन कर सकते हो आप। तो रीअसाइन आपके लिए इजी पड़ेगा, कि जो कॉलम का नेम है उसी कॉलम में क्या करें, रीअसाइन करो। तो सी बी इक्वल टू रीअसाइन, जैसे जैसे रीअसाइन करोगे तो सारा वैल्यूज क्या होगा, हट गया। तो यहाँ से कर लो, एंड दोबारा क्या करोगे, नल वैल्यूज चेक करके देखोगे तो उसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं होगा, ये पता है ना। फाइंड मीन, एक सेकंड, और ये फिल एन है, फिल, एक सेकंड, क्या हो गया। हम्म, ठीक है। आप जो भी चीजें इंप्लीमेंट करोगे इक्वेशंस, तो उसमें क्या होना चाहिए, वो सिर्फ नंबर में काम करेगा ना। अगर नन वैल्यूज है तो उसकी जगह पे क्या होगा, वो काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे एरर देगा। तो उन सारी चीजों को बचने के लिए हम लोग एडीए कर रहे हैं अभी, कि डेटा क्लीन करेंगे। अब उसमें से कि जो कॉलम लेना होगा उसको लेंगे, देन मशीन लर्निंग मॉडल में पास कर देंगे। कि मान लो इसी में क्या करना है, कि आपको इंजन साइज या फिर फ्यूल कैपेसिटी के बेस पे प्राइस प्रिडिक्ट करना है, या फिर बोल सकते हैं कि हॉर्स पावर के बेस पे क्या करना है, प्राइस प्रिडिक्ट करना है एक वैल्यूज के बेस पे। तो कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज देखेंगे। आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम से सारे कॉलम के बेस पे प्राइस प्रिडिक्ट करना है, कि ये पैरामीटर है, इसके बेस पे बताओ कि प्राइस क्या हो सकता है। तो वो भी प्रिडिक्ट करके देखेंगे। और क्या चेक कर सकते हैं, df डॉट इस, हाँ क्योंकि हर एक कॉलम है और वो स्टेप्स तो हमें पता है, इज सम। तो आप देखोगे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास व्हीकल रीसेल का था वो क्या रिमूव हो गया। बाकी चीजें एक ही बार में क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, बताओ, रिमूव नल वैल्यू, कौन सा फंक्शन था, रिमूव करने के लिए नल वैल्यूज, ड्रॉप एन, ड्रॉप एन का यूज कर रहे थे। तो जहां जहां पे नल वैल्यूज होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, 0 और 1 इंडेक्स के बेस पे रख सकते हो। तो जो हमारा एक्सिस होगा, एक्सिस हमारा क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा,
हम्म, और कॉमा लगा के इन प्लेस इक्वल टू ट्रू भी कर सकते हैं ना, तभी तो होगा। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, मतलब ये क्या हो गया, आपको रीअसाइन करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली कर सकते हो। क्योंकि आप जो रिमूव करना चाहते हो वो कॉलम वाइज रिमूव करना चाहते हो या फिर रो वाइज। तो जीरो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता था कि क्या करेगा, वो रो वाइज रिमूव करेगा। जैसे आपके पास डेटा रहेगा ना, इस तरीके से मान लो आपके पास क्या है, पूरा डेटा है। देन आप क्या करते हो कि यहाँ पे एक नल वैल्यूज है। अब इस नल वैल्यूज के बेसिस पे या तो पूरा एक रो डिलीट होगा या तो पूरा एक कॉलम डिलीट होगा। तो अगर आप कॉलम पूरा एक डिलीट करते हो तो आपका डेटा पूरा क्या होगा, वो पूरा कॉलम ही गायब हो जाएगा। अगर आप रो डिलीट करते हो सिर्फ वही क्या होगा, सिंगल इंटिटी ही गायब होगी। तो जो हम लोग डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रो वाइज डिलीट करना है, तो यहाँ पे जीरो। अगर वन पुट कर दोगे तो क्या होगा, कॉलम वाइज डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट जीरो ही रहता है कि आप जो भी डिलीट कर रहे हो वो क्या होगा, रो वाइज होगा। हाँ, तो ये आप एक्सिस क्या था बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हर एक चीज का क्या है, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज रहेगा ना कुछ। देन आप जिसको क्या कर सकते हो, रन करके देख सकते हो। देन डीएफ, आपके सारे नल वैल्यूज हट गए होंगे, तो नल वैल्यूज चेक करने के लिए ये फंक्शंस दोबारा रन कर सकते हो। तो आपका क्या हो गया, सारे नल वैल्यूज डिलीट हो गए। तो ये हमारा डेटा क्लीनिंग का पार्ट हो गया। इसी तरीके से क्या करते हो, आप डेटा क्लीन करते हो। मैंने इसको क्या किया थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हमने क्या किया था, ये सारी चीजें पहले भी देखा था। हम्म, उनका यूज क्या करेंगे, कुछ नहीं ना। देन फिर हमारे पास क्या था, मिसिंग वैल्यूज हैंडल हो गया। देन आउटलायर्स, आउटलायर कैसे चेक करते हैं बताओ, बेसिकली बता पहले आउटलायर्स होते क्या है। दीपक, आउटलायर्स। हम्म, तो अब क्या करते हो आउटलायर्स, आपको एक एक कॉलम में चेक करते हो। तो ये आउटलायर्स न्यूमेरिकल कॉलम में चेक कर सकते हो या फिर कैटेगरिकल में, ये बताओ। क्योंकि क्या होंगे कैटेगरिकल में, क्या होंगे, फिक्स नंबर ऑफ कैटेगरीज होती है, तो उसमें आउटलायर्स का कोई पॉसिबिलिटी होंगी नहीं। तो ये जितने भी होंगे वो न्यूमेरिकल्स में होंगे। हम लोग न्यूमेरिकल्स कॉलम्स को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। हो गया। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल कॉलम्स कौन कौन से हैं, कैसे पता चलेगा। हम्म, तो हमें क्या करना है, उसको अलग रखना है, तो कैसे रख सकते हैं कि मान लो सिर्फ हमें उसके लिए फिर सिंगल कॉलम कोई एक ले लेते हैं पहले। देन उसको क्या करेंगे, लूप में डाल देंगे कि पहला हमारे पास डीएफ था, डीएफ में हम लोग क्या करें, सेल्स इन थाउजेंड, ये कॉलम ले लेते हैं पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज लिया, ये हमारा क्या है, सेल्स इन थाउजेंड में चीजें। आप इसमें अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हो कि किसमें क्या आउटलायर हो सकता है। तो विजुअलाइज करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन टूल्स यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, विजुअलाइज कर लेंगे। तो अगर आपको आउटलायर्स देखना रहेगा तो कौन सा चार्ट यूज करते हैं, वो तो रिलेशनशिप बताता था दो डेटा के बीच पे।
वाह, बॉक्स प्लॉट बता था ना, जो हमारा क्वार्टाइल था, कि हमारा वैल्यूज क्या आता था, 4 क्वार्टाइल में चेंज होता था, और मीडियन से हमारा कौन सा डेटा कहाँ पे है वो इजिली क्या कर सकते थे, विजुअलाइज कर सकते थे। तो पीएलटी डॉट बॉक्स प्लॉट, एंड इसमें क्या करोगे आप, डेटा जो हमारा ऊपर में है वही डेटा पास करेंगे। बाकी डिजाइनिंग का काम तो आपको पता है। हम इसको पीएलटी डॉट शो कर देते हैं, तो आपको ये वैल्यूज इस तरीके से दिखेगा। तो हम लोग ऑन एन एवरेज इसमें क्या कर सकते हैं, अपना रेंज भी डिफाइन कर सकते थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमारा डेटा यहाँ तक है, तो यहाँ तक हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये आउटलायर नहीं हो सकते, क्योंकि मल्टीपल डेटा क्या है, ये रिपीट है। सिर्फ आप देख रहे हो एक डेटा है जो क्या है, सिर्फ प्लस है। या तो क्या होगा, वो तो प्रीमियम कार होगी, या तो फिर किन्होंने किसी की जरूरत होगी तो उसको उन्होंने क्या हो गया भेजा, तो लेकिन ये क्या है, कि ये क्या है, ओकेजनल बेस है। ओकेजनल बेस मतलब ये कभी कभार हो सकता है, लेकिन वो जनरलाइज वे में कभी नहीं हो सकता। तो ये हम क्या कर सकते हैं इसको, दो तरीके से। पहला, आप इसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या तो इसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस करते हो इसके मीन वैल्यू से। रिप्लेस करना पता है। और इसको क्या कर सकते हो, रिमूव। रिमूव कैसे करेंगे, स्क्वेल में क्या था, तो इसमें भी कंडीशंस लगेगा, और इसमें कंडीशनल बुलियन लगाते थे, याद है, कि एज इतने से ज्यादा है वो टोटल कितने। तो इसमें क्या करोगे आप, वैल्यूज देखोगे। तो कैसे, सबसे पहले देखेंगे कि 500 से ज्यादा होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, बताओ कंडीशंस कैसे लगाएंगे, बताओ। हाँ तो बताओ क्या होगा, कोड क्या होगा उसका, कोड क्या होगा वो बताओ। यार इतनी जल्दी भूल गए। इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, अपना जो भी रेंज रखें 500 से ज्यादा। तो ये क्या देगा, ट्रू एंड फॉल्स पे देता था, देन इसी को ब्रैकेट के अंदर रखते थे। और ये हमारा डीएफ, और ये हमारा क्या देगा, हमारा एक कंपनी है, कौन सा मैन्युफैक्चर, फोर्ड है, एफ सीरीज का, उसका सेल्स अमाउंट है 540। समझे, यही एक डेटा है जो हमारा क्या है, आउटलायर की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इसको क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब इस सॉरी, इस पूरे रोज को ही करेंगे ना, सिर्फ एक ही रो करेंगे ना, क्योंकि सिंगल डेटा है ना। आप इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, आप ये बताओ। नहीं, सिंगल वैल्यू तो डायरेक्टली हमारे पास, अगर मल्टीपल वैल्यूज रहते तब लूप लगाते, या तो हमारे पास क्या करता है, एक ही बार में रेंज में क्या करते हैं, रीअसाइन करते हैं, वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम्म अगर आप क्या करते हो, ये ग्रेटर देन है, तो इसको बोल सकते हैं जो लेस देन है वो वैल्यूज दिखाओ। तो जो लेस देन होगा वो सारा वैल्यूज आ गया, ग्रेटर देन को छोड़ के रीअसाइन कर सकते हैं, है ना। तो दोबारा क्या कर सकते हैं, इसको डीएफ में रीअसाइन कर दोगे। समझ में आया? तो ये इजी वे हो गया है। डिलीट जो आईडी के बेस पे है, उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो सिंगल रोज, कि आप क्या कर सकते हो, डीएफ ड्रॉप, और इसमें लेबल, लेवल हमारा कौन सा है, कौन सा कॉलम है, नेम तो बताओ। वी, लेकिन रीअसाइन कर दिया है क्या हमने, नहीं किया, नहीं किया अभी। और इसको क्या करना है, डिलीट करना है मुझे, किसके थ्रू, और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो क्या होगा, परमानेंट हो जाएगा। तो हमारे पास 152 होंगे डेटा, इफ डायरेक्टली ड्रॉप एक्स इक्वल टू 0। हाँ तो बाकी रीअसाइन कर सकते हैं। इसको मैं एक बार देख लेता हूँ सिंटेक्स। मल्टीपल रोज रहेगा ना, तो आप रीअसाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे, वो इजी पड़ जाता है। कि क्या कर सकते हो, आप उसका लॉजिक अपने हिसाब से क्रिएट करोगे। इसमें होगा कि आपको लॉजिक खुद से बनाना पड़ेगा। आ रहा है, ये भी देखो सिंटेक्स। इंटरनेट,
बाकी इसका एक बार आप डिस्ट्रीब्यूशंस देखो, डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे देखते हैं। भी बताया था हिस्टोग्राम से। नेट नहीं चल रहा है क्या? नहीं, इसमें इसी तरीके से सिंटेक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ड्रॉप करेंगे, अगर रो वाइज करते हैं ना तो डायरेक्टली क्या होता है, सारा एक ही रोज डिलीट करेगा जिसमें रहेगा, लेकिन इसमें स्पेसिफाई कर रहा है किसके बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो वही चेक कर रहे हैं। इंडेक्स नेम और एक्सिस जीरो, अच्छा। वहाँ पे इंडेक्स नेम देना पड़ेगा, इंडेक्स नेम या फिर लेबल जो भी था हमारे पास, आई लॉग। इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा ना, इसने बताया कि इंडेक्स नंबर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो इंडेक्स नंबर हमारा क्या था उसका इंडेक्स नंबर क्या था, सिंगल वैल्यूज। अच्छा, ड्रॉप कर दिया क्या हमने? नहीं नहीं, इसका इंडेक्स नंबर कितना था? तो आप क्या करोगे, इंडेक्स नंबर के बेस पे डिलीट करोगे, क्योंकि एक्सिस वन है। इंडेक्स, इंडेक्स जो हमारा 56 है, देन वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा 55। और ये हमारा 156 में पहले क्या था? अच्छा 56 था ना, तो डॉट हेड करके देख सकते हो। हेड क्या करता है स्टार्टिंग से, तो 60 हम लोग लिख देते हैं, तो 60 में क्या होगा, लास्ट के वैल्यूज दिखेंगे आपको, तो यहाँ पे 56 नहीं होगा, ये 55 है, 57 नहीं है, तो ये 56 आ गया, तो वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं किया, तो ये भी क्या होगा, परमानेंटली चेंजेस नहीं है। अगर परमानेंटली यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, कर सकते हो आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। लेकिन ये क्या है कि सिंगल वैल्यूज या आपके पास जो भी होगा लूप में कि 5 6 हैं उसको कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, कंडीशन के बेस पे रीअसाइन कर दोगे तो वो इजी पड़ जाएगा। कहाँ पे, ये कंडीशंस, सिंगल वैल्यू। और ये क्या रहेगा, कंडीशन बेस। कंडीशन बेस रिमूव करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो ये साइन का कॉन्सेप्ट यूज है। देन इसको क्या करेंगे, दोबारा डीएफ में स्टोर करवा देंगे कि जो लेस देने ना वो सारा वैल्यूज चाहिए, 500 से जो लेस देने वो वैल्यूज चाहिए। इस तरीके से आपका काम क्या रहेगा, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स है उसका आप क्या करोगे, एक एक करके चेक करोगे। लेकिन इसको हम लोग लूप में डाल सकते हैं, ये बताओ। ये मैंने सिर्फ क्या किया है, एक कॉलम का भी आउटलायर रिमूव किया है। इस तरीके से क्या होगा, हर एक कॉलम में होगा, हर एक कॉलम का रेंज तो अलग अलग होगा, सबके सारे कॉलम्स को चेक करना पड़ता है। या तो फिर क्या करते हो, पहले एक बार डिसीजन बना लेते हैं कि कौन से कॉलम में क्या चीजें हैं, कितना आउटलायर हो सकता है, उसको क्या करते हो, एक पाइपलाइन क्रिएट कर लेते हैं। पाइपलाइन मतलब कि लूप,
कि आप पहले क्या करते हो, चीजें चेक चेक करते हो एक एक कॉलम, एंड देन फिर क्या करते हो, हाँ ये आप दोबारा इसको रन करोगे तब ना, ये देखो हट गया। तो ये हटाने के बाद आप दोबारा रन करो, या फिर दोबारा क्या करते हो, इसी को नीचे यूज कर सकते हो। ये हमने रीअसाइन कर दिया ना डीएफ में ही, तो जितने भी कॉलम थे सारा क्या हो गया, रीअसाइन हो गया। लेकिन आप ये याद रखना है कि आउटलायर जब भी आप रिमूव करोगे, तो अगर एक कॉलम में से डिलीट कर रहे हो तो वो सारे कॉलम में उसका वैल्यू डिलीट होना चाहिए, है ना। क्योंकि मान लो आपने सेल्स प्राइस में 56 का सिर्फ प्राइस का ही मैं डिलीट किया, बाकी कॉलम्स में क्या है, वैल्यू है ही, तो क्या दिखेगा फिर वहां पे नल वैल्यूज दिखने लगेगी। इससे बढ़िया है कि वो पूरा रोज ही डिलीट करना पड़ेगा। और क्या था, SQLS बाकी कैटेगरिकल का तो कर ही दिया। ये रन किया कंडीशन वाला, जब दोबारा बॉक्स प्लॉट रन करोगे तो आ जाएगा, 500 का जो वैल्यूज था वो रिमूव हो जाएगा। क्या हो गया, बॉक्स रन करो तो आ जाएगा ना। दिख रहा है, तो आपको ये दूसरा डेटा यूज कर रहे हो क्या कार सेल्स वाले, तो फिर दिक्कत नहीं है। आपने एक्स्ट्रा और कुछ भी रिमूव कर दिया क्या। तो ये एक कॉलम के लिए हो गया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेक करोगे, हमारा ग्राफ कहाँ चला गया, स्पेलिंग सही है। क्योंकि आपने दोबारा रीअसाइन कर दिया ना। आप ये देखो डीएफ को प्रिंट करके, कोई डेटा होगा ही नहीं डीएफ में, यहाँ पे लिखा दीजिए, ठीक बंद कर दीजिए। अब दोबारा डीएफ रन करोगे ना, कोई भी डेटा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो आप कंडीशंस लगा रहे हो उस कंडीशन के बेस पे आपके पास कोई डेटा नहीं है। पहली बार में क्या करा, मैक्सिमम का रखा था, जब मैक्सिमम को हटा के सारे मिनिमम कर, तो आपको फर्स्ट वाला है इफ रन करना। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेक करेंगे इस कॉलम का, हिस्टोग्राम कैसे यूज करते हैं, बॉक्स पर रिपोर्ट सेबॉन का यूज कर लेते हैं एस एन एस, और SNS डॉट लिस्ट प्लॉट। लिस्ट प्लॉट में फिर क्या पास करोगे, डेटा पास करोगे। डेटा हमारा कौन सा था, यही था ना, DF सेल्स इन 1000 वाला, भी, और रन कर दो। तो ये आपको वैल्यूज इस तरीके से दिखेगा। अब इसका लाइन देखना हो तो क्या कर सकते हो, KD इक्वल टू ट्रू, देन इसमें आपको एक स्मूथ लाइन दिखेगी, ये दिख रहा है। तो आप देख रहे हो कि आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है, या फिर नो स्क्यूड, क्या है बता सकते हो। देख के पता चल रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, राइट स्क्यूड डेटा है। अब इसको आपको क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो।
ट्रांसफॉर्म मतलब कि जो इसका स्क्यूनेस होगा वो जीरो के आसपास लाते हैं, ताकि जो हम लोग मॉडल बनाएंगे ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में अच्छे से काम करता है। तो उसको क्या करना है कि इस ग्राफ को आपको इस तरीके से क्या करना है, रिप्रेजेंट करवाना है। तो आप कैसे कैसे तरीका यूज कर सकते हो बता सकते हो। पहला, आप इनका रेंज 0 से 1 के बीच में ला सकते हो, जो हम लोग स्केलिंग में देखेंगे या फिर नॉर्मलाइजेशन में देखेंगे। दूसरा, किसी के वैल्यूज को आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके कर सकते हो, जिसको लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसी सारे वैल्यूज को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो क्या हो सकता है बता सकते हो। इस सेम ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ करके पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, वैल्यूज स्क्वायर कैसे करेंगे इसका। हमारे पास पांडाज में था ना, एस क्यू आर टी है, नहीं है डायरेक्ट, तो नमपाई तो इम्पोर्ट किया ना, np डॉट एस क्यू आर टी, और रन कर दो। आप देखो थोड़ा सा नॉर्मलाइज जैसा दिख रहा है। तो ये क्या कर सकते हो, आप अलग अलग मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज कर सकते हो। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट उसका, कि किसकी वैल्यूज कितनी होगी। पहले कितना था, 0 से 250 के आसपास था, और उसका क्यूब रूट हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाला तो 0 से 16 के बीच में आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, पहले हमारा क्या डेटा था, इस तरीके से था, अब हमारा डेटा क्या हो रहा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है इस तरीके से, है ना। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स। तो ये भी हम लोग आगे यूज करेंगे, बस एक बेसिक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। बाकी अगर इसका स्क्यूनेस देखना होगा तो कैसे देख सकते हैं हम लोग, कि कितना इसका स्क्यूनेस की वैल्यूज है। इसकी स्क्यूनेस की वैल्यूज, डॉट स्क्यूनेस फंक्शन होता है उसके, तो डॉट स्क्यूनेस, ये हो गया स्क्यूड, और ये रन कर दो। तो इसकी स्क्यूनेस की वैल्यूज कितनी है, इसकी स्क्यूनेस की वैल्यूज कितनी है, और ये एनपी डॉट स्क्वायर के कर रहा था, उसकी स्क्यूनेस की वैल्यूज क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी, बताओ। जो हम लोग स्क्वायर करके क्या कर रहे थे, वैल्यू शो करवा रहे थे, उसका स्क्यूनेस कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ जल्दी से। कि हमारा क्या हो गया, हमने नॉर्मल वैल्यूज लिया था ना, उसका जो वैल्यूज है यहाँ पे दिख रहा है, उसका जो ग्राफ है वो राइट स्क्यूड बना है। तो स्क्यूड है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी, तो हमने स्क्यूड की वैल्यू डॉट स्क्यूड फंक्शन से निकाला। इसका जो वैल्यूज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफॉर्म, इसका जो भी है स्क्वायर रूट का निकाल के इसकी वैल्यूज करेंगे। तो उसका हमने देखा उसका ग्राफ किस तरीके से बन रहा था, कि थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज वे में बन रहा था। तो उसका स्क्यूनेस की वैल्यूज क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। स्क्यूनेस का मतलब क्या हो गया, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जैसे जैसे आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर आता है उसका स्क्यूनेस जीरो हो जाता है। जीरो का मीनिंग क्या हो गया, कि जो दोनों दोनों तरफ जो डेटा है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर आपका डेटा कुछ इस तरीके से ग्राफ बना रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सिमेट्रिकली हो सकता है, ज्यादा चांस है, तो उसमें क्या होगा, स्क्यूनेस की वैल्यूज कम होगी। डॉट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। आप देखो, एनपी हैज नोट एस क्यू आर टी होता है, ये देखो, पहले जो हमारा स्क्यूनेस था वो कितना था, 2 था। सिर्फ मैंने उसको क्या किया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, तो उसका वैल्यूज कितना आएगा, सीधा हाफ हो गया। देन आप क्या कर सकते हो, और भी अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो, उससे क्या होगा, और भी रिड्यूस होगा, जीरो के आसपास होगा। अब जरूरी नहीं कि वो हमेशा जीरो ही हो जाए, लेकिन आप जितना से जितना कम कर सकते हो वो कम करोगे, ताकि जो हमारा डेटा पहले इस तरीके से था अब इस तरीके से क्या होगा, सो हो जाएगा, है ना। ये यहीं से तो है। चेक द, अच्छा 15 हो गए सारे, कोई नहीं, आज दो देख लेते 10 मिनट और जैसे आप क्या करते हो,
अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का मतलब क्या हो गया कि उसके वैल्यूज को कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहे हो। तो चाहे आप उसका स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, रूट कर दो, या क्यूबिक रूट कर दो, तो वो सारा क्या होगा, डेटा का वैल्यूज में चेंजेस करेगा। ये बेसिकली क्या करते हैं, रेंज को ही कम करते हैं। अप्लाई द रूट। स्क्वायर रूट किया तो क्या होगा, रेंज थोड़ा सा छोटा हो गया, और रेंज जिससे छोटा होगा तो उसका स्क्यूनेस क्या होगा, कम हो सकता है। या तो रेंज को छोटा करेंगे तब स्क्यूनेस कम हो सकता है, या फिर क्या करेंगे, रेंज को बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो स्क्यूनेस कम हो जाए। आपका काम रहता है स्क्यूनेस कम करना। चाहे आप किसी भी मैथ्स का यूज करो, किसी भी फंक्शंस का यूज करो, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये स्क्वायर रूट का होता है, क्यूब रूट का होता है, और एक हमारे पास लॉग का होता है। लॉग भी क्या करता है, वैल्यूज को छोटा करता है ना। क्या चीज आ रहा है, तो वैल्यूज में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। वो डेटा पे डिपेंड कर रहा है। डेटा जब हम लोग क्लीनिंग किए थे तो सेम तरीके से क्लीन किया था, आउटलायर रिमूव किया था। निशांत रिमूव किया था आउटलायर। तो अगर रिमूव किया होगा तो 3 तो नहीं आना चाहिए, 3। हम्म। क्योंकि सेम तरीके से करोगे और सेम डेटा है तो आंसर भी सेम होगा। 2.02, तो 2.007 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। देन ये सिर्फ हमने क्या किया, सिंगल कॉलम के लिए। इसी तरीके से हमारे पास क्या था, हॉर्स पावर का था, प्राइस था, रीसेल प्राइस क्या है उसका था। तो हर एक चीज का आप क्या करोगे, यूज कर सकते हो। तो क्या करना होगा तुम्हें, लूप चलाने के लिए सारे कॉलम्स का नेम रखना होगा। तो हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि कौन सा कॉलम न्यूमेरिकल है और कौन सा नॉन न्यूमेरिकल है। तो डीएफ डॉट इंडेक्सेस, इंडेक्स क्या बताता है, जो इंडेक्स था, और कॉलम्स क्या बताता है, कॉलम्स के नेम। अब इसमें से कैसे पता चले कौन सा न्यूमेरिकल है और कौन सा कैटेगरिकल है, बताओ, थोड़ा सा सोचो। हाँ, आप डेटा टाइप्स इक्वल टू क्या दिखा सकते हो, नॉट ऑब्जेक्ट। कि जो ऑब्जेक्ट टाइप का नहीं है तो वो सारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स होंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, क्या बोल रहे हो, उनको पूछ रहे हैं कि जो भी हमारा कॉलम्स था। हम्म। तो आप क्या यूज कर लोगे, डीएफ डॉट डी टाइप्स इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, या फिर नॉट इक्वल टू, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ओ होता है। क्या दे दिया, एक सेकंड। अच्छा, लिखना पड़ेगा क्या पूरा, लेकिन सिंगल वैल्यू का है। एक सेकंड, टू आ गया, कैन नॉट सेट एट्रीब्यूट्स। अच्छा, इक्वल टू सिंगल दिया है ना, ये हमारे पास।
अच्छा, लूप में चलाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, फोर df डॉट आई इन df डॉट कॉलम्स। पहले बताओ, सिंगल कॉलम का डेटा टाइप कैसे चेक करना हो तो कैसे करेंगे? df देन कॉलम का नेम। मान लो कि हम क्या करते हैं, कॉलम का नेम दिया डॉट डी टाइप्स, फिर डी टाइप ते में बता दिया फ्लोट है ना। अब इसी तरीके से सारे कॉलम्स का चेक करना हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास सारे कॉलम्स का नेम होना चाहिए, तो कैसे लेते थे कॉलम्स? ये क्या देता था, df डॉट कॉलम्स क्या देता था हमें? सारे कॉलम्स का नेम देता था। अब इसको क्या कर सकते हैं, लूप में चला सकते हैं। एक कॉलम, एक एक कॉलम ले सकते हैं, एक कॉलम का नेम लेंगे, देन उसका डेटा टाइप चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, फोर आई इन df डॉट कॉलम्स और प्रिंट आई। अब प्रिंट आई करके देखो, तो ये क्या करेगा, एक एक कॉलम का नेम प्रिंट कर रहा है। अब इसका डेटा टाइप प्रिंट करना तो क्या लिखेंगे, आई डॉट डेटा टाइप्स। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गई। अच्छा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नॉट, इसको रेंज में ले सकते हैं हम लोग। रेंज, लेन और ये देन df ये बात करने कोई बड़ी बात कठिन बात हो गया। या सच को बता क्या दिक्कत आ रही है df? अगर आपके कल रहोगे? तो 9:30 हो गए थे। चलो ठीक है, बाकी ये क्लिक कर लो। चल एक बार ग्राफ के ऊपर ये हमारा है, ये हमने रन किया है। इसमें अगर ऑब्जेक्ट टाइप क्या रखा है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू, तो ये जितने ऑब्जेक्ट वाले कॉलम थे वो दिख रहा है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल का ले सकते हैं, नॉट इक्वल टू पे, तो ये क्या दिखाएगा आपको, न्यूमेरिकल का कॉलम्स दिखाएगा, नम्स कॉल्स। ये दिख रहा है, तो ये आपका न्यूमेरिकल कॉलम्स है, ये हमने अभी देखा नहीं है। तो ये क्या कर सकते हो, आप सेपरेट करके दिखा सकते हो, इसको आप देख लेना। तो जो हमने एक कॉलम में किया ना, यही काम आप क्या करोगे, कॉलम्स में कॉलम में करके लाओगे, हर एक कॉलम्स का एनालाइज करोगे, क्या उसके आउटलायर है उसको रिमूव कर सकते हो। रविवार ये ग्राफ के ऊपर ग्राफ वाले हिस्टोग्राम के ऊपर ये हिस्टोग्राम बनाया है। ये ऊपर का बोर्ड ये ना, और नाम तो बताओ कुछ। ये भी लिखना है यार, टॉप 60